प्रशांत किशोर पांडे को लगा कि अब हम सत्ता में भाजपा को वापस होते हुए नहीं देख सकते हैं, तो इन्होंने नया नया तरह का नारा गढ़ना शुरू किया। लालू प्रसाद जी का सीधा लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, एनडीए से है, और एनडीए के सामने लालू प्रसाद जी जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, दूसरा दल कहीं टिकने वाला भी नहीं है। और मुसलमान की नाराजगी लालू जी से हो भी नहीं सकती है, चूंकि मुसलमानों को पता है कि जितना झंझावत, जितना कठिनाई, जितना मुश्किलात लालू जी झेल रहे हैं, वो सेकुलरिज्म के लिए अपनी पत्नी का बखान आधा घंटा तक करते रहे। किसी अति पिछड़ा समाज की महिला का बखान क्यों नहीं किए? किसी दलित महिला का बखान क्यों नहीं किए? किसी पिछड़ा समाज की महिला का बखान क्यों नहीं किया? देखिए, 2025 विधानसभा में बिहार में जो है मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। दरअसल प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। 2 तारीख को जो है उनकी पार्टी की जो है घोषणा होने वाली है। इससे पहले प्रशांत किशोर एक बड़ा बैठक पटना में करते हैं, युवा संवाद करते हैं, उसके बाद महिला संवाद करते हैं, और महिला संवाद के बाद अब चर्चा ये है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी संवाद आयोजित करने वाले हैं। 1 तारीख को उसका आयोजन होना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के M22 समीकरण में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं? जवाब लेने के लिए हम अभी आरजेडी कार्यालय में आए हैं, और आरजेडी कार्यालय में हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या M22 के समीकरण में सेंधमारी होने वाली है? प्रशांत किशोर बड़ी बैठक करने वाले हैं अल्पसंख्यकों के साथ। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो सम्मेलन बुलाए हैं वो है मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। तो मुस्लिम लीडरशिप में मुसलमान का एक का भी नाम नहीं है। वहाँ पर प्रशांत किशोर पांडे जी अपने आप को जो नेपथ्य में रखने की बात करते थे कि हम नेपथ्य में रहेंगे और लीडरशिप को सामने लाएंगे, तो किस लीडरशिप के अंतर्गत आप मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मुसलमान का तो कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा है, और आप मुसलमानों को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राजनीतिक गेम खेल रहे हैं, जो राजनीतिक बैटिंग करना चाह रहे हैं, वो बैटिंग मुसलमान समझ चुके हैं कि आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, याद होगा आपको जब जनता दल यू के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। तो जिस व्यक्ति की पहचान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को दूसरे पार्टी में भी प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया हो, उस व्यक्ति के राजनीतिक सोच को आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति जो जनता का विश्वास है, जो जनता का समर्थन है, जिस तरह से सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह के लोग तेजस्वी जी के साथ जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव की सभाओं में उमड़ी भीड़ को देख करके प्रधानमंत्री भी घबरा गए थे, और प्रधानमंत्री बिहार में आते ही वैसी भाषा इस्तेमाल करते थे जो एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मर्यादाहीन, कहीं ना कहीं धर्म और धर्म विशेष के खिलाफ उनका जो बयान आता था, उससे ऐसा लगता था कि देश के अंदर अब प्रधानमंत्री कम और कहीं ना कहीं वो धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा बोल रहे हैं, और उनके भाषा से लगता था कि वो इस तरह की भाषा बोल करके कहीं ना कहीं समाज के अंदर डर का वातावरण बनाना चाहते हैं। जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले ही दिन कहा था कि हम नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए नौकरी और रोजगार परक राजनीति लाए हैं। और बिहार में आपने देखा होगा 17 महीने तक जब तक महागठबंधन की सरकार रही, एक भी नफरत की भाषा नहीं चलती थी, एक भी नफरत की बोली नहीं चलती थी। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र के स्तर पर भी हम नौजवानों ने पूछना शुरू कर दिया था, कहाँ गया मेरा 2 करोड़ रोजगार? इनके पास जवाब नहीं होता था। और जब तेजस्वी जी ने और लालू जी ने पूरे देश के इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेश दिया कि आप इस मुद्दे पर जनता को जोड़ने का काम कीजिए, तो नफरत की राजनीति अपने आप समाप्त हो जाएगी। और उसका नतीजा आपने देखा कि चुनाव का जो परिणाम आया, वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी जो कहा करती थी कि मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस अहम में थी, उस अहम का भी कहीं ना कहीं
ये पूरा जो रिजल्ट अब परिणाम आया उससे स्पष्ट हो गया कि वो कहाँ पहुंचा दिए देश को और कहाँ पहुंच गए अपने आप को। इसलिए इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं था। और आपने देखा 2014 में वही प्रशांत किशोर पांडे ने नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने का काम किया और 2024 के चुनाव में जब 3 चरणों के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर पांडे को लगा कि अब हम सत्ता में भाजपा को वापस होते हुए नहीं देख सकते हैं तो इन्होंने नया नया तरह का नारा गढ़ना शुरू किया। नारा गढ़ने वाले लोगों से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। ये पीआर एजेंसी चलाने में महारत हासिल किए हुए वहीं तक ही कर सकते हैं। ये राजनीति में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ये फील्ड पर उतरने से पहले ही आप देखेंगे हिट विकेट हो जाएंगे, चूंकि इनके संबंध में धीरे धीरे सभी जाति सभी लोगों को समझ में आ गया है। ये महिलाओं के सम्मेलन में अपनी पत्नी का बखान आधा घंटा तक करते रहे। किसी अति पिछड़ा समाज की महिला का बखान क्यों नहीं किए, किसी दलित महिला का बखान क्यों नहीं किए, किसी पिछड़ा समाज की महिला का बखान क्यों नहीं किए, या किसी अगड़ी जात की ही उन महिला का बखान क्यों नहीं किए जिसने समाज में एक बेहतर और प्रेरणादायक काम किया हो। ये अपनी राजनीति के कोण में अपनी पत्नी को तलाश रहे थे और जो अपनी पत्नी को बड़ाई करे इसका मतलब है कि वो अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले ही परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता है और इनकी जो सोच रही है वो सोच स्पष्ट रूप से दिखती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा जिस तरीके से हिना साहब जी को टिकट नहीं मिला, उसके बाद मुसलमानों में नाराजगी देखी गई। प्रशांत किशोर जी बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों का जो फायदा उठाएंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव में, मुसलमान वोटर्स को तोड़ेंगे, 22 समीकरण टूटेगा, डर तो होगा कहीं ना कहीं। देखिए, आप लोग जो ये परसेप्शन खड़ा करते हैं ना कि मुसलमान नाराज दिखे, मुसलमान कहीं नाराज नहीं थे और मुसलमान की नाराजगी लालू जी से हो भी नहीं सकती है, चूँकि मुसलमानों को पता है कि जितना झंझावत, जितना कठिनाई, जितना मुश्किलात लालू जी झेल रहे हैं वो सेकुलरिज्म के लिए, मुल्क के अंदर नफरत का माहौल नहीं बने इसके लिए, और देश में सांप्रदायिक शक्तियों का उभार नहीं हो उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं कुर्बान करने का काम किया, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। टूट गए लेकिन झुके नहीं। जब लालू प्रसाद जी जैसा व्यक्ति इस बात का संकल्प लिए हुए है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम भाजपा के एजेंसियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं, चाहे जितना भी भाजपा हमारे खिलाफ काम कर ले, तब इससे ही समझ लीजिए कि मुसलमान लालू जी को कहाँ छोड़ने वाला। और लालू जी तो जब सत्ता में रहे तो मुसलमानों के लिए जितना काम किए वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सबसे पहले अक़लियत फलाह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दिया, 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली की, उर्दू ट्रांसलेटर और उर्दू टाइपिस्ट को बहाल किया, उर्दू को रोजगार का माध्यम बनाया, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाती थी उसमें स्क्रिप्ट उर्दू रखा, जिसके कारण 55-60 पदाधिकारी एसडीओ, बीडीओ, सीओ, डीएसपी रैंक के लोग होते थे, जबकि नीतीश कुमार के राज में सारे मामले बंद हो गए। आपने देखा होगा कि मदरसा को जिस तरह से उन्होंने लोगों के घर घर तक पहुंचाने का काम किया था, आज मदरसा के प्रति किस तरह का विस्मरण हो रहा है, किस तरह से वक्फ एक्ट के नाम पर राजनीति हो रही है। और लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जो भी करना होगा। इसलिए लालू प्रसाद जी के कमिटमेंट, लालू प्रसाद जी के काम, अक़लियतों के हक और अधिकार के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं, एक एक अल्पसंख्यक समाज का लोग जानता है। इसलिए जो लोग भाजपा की पिच पर राजनीति करने के उद्देश्य को लेकर के मैदान में उतरना चाहते हैं, वो मैदान में उतरने से पहले हिट विकेट हो जाएंगे, चूँकि जनता और जनता के बीच में
अब उनके प्रति कोई विश्वास नहीं है। और कल तक जो लोग जाते थे कुछ ना कुछ मामले ये प्रचारित करते थे, अब ये जब कहने लगे कि हम सबसे चंदा लेंगे तो लोगों ने जाना छोड़ दिया है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये राजनीति करने नहीं आया है, ये पैसा वसूलने आया है। चलिए, अंतिम सवाल मेरा सर रहेगा आपसे कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर, सीधी तौर पे आपकी पहले लड़ाई थी एनडीए से, सीधा फाइट था, अब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, जैसा कि अगर चुनाव में उतरते हैं वो, तो नुकसान किसको होगा, एनडीए को या इंडिया को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी का सीधा लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, एनडीए से है। और एनडीए के सामने लालू प्रसाद जी जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, दूसरा दल कहीं टिकने वाला भी नहीं है। अब आपको पता है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं खेल किया था चचा के साथ, उसी तरह का खेल ये प्रशांत किशोर को आगे रख करके खेलेंगे। इसलिए चचा अपनी चिंता करें कि ये प्रशांत किशोर को माध्यम जो बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और वो मोहरा होंगे प्रशांत किशोर। चलिए, देखिए, एजाज अहमद साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रशांत किशोर के रहने न रहने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हमारी सीधी फाइट जो है वो एनडीए से थी, एनडीए से है और एनडीए से ही रहेगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 2025 के विधानसभा में प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान देते हैं या इंडिया को नुकसान देते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।